area. Then the electric line of force which is falling on this surface will pass through this surface. जो भी लाइन यहाँ से इस पे पड़ती है वो इससे पास होगी। तो इस पैसेज ऑफ लाइन को हम कहते हैं फ्लक्स। तो ये मिरर लगा हुआ है? नहीं, ये कोई भी आप मेटल्स रख लें, कोई भी ऐसी चीज जो कंडक्शन कर रहा हो, मेटल हो, स्टील हो, कोई भी चीज लेकिन जो बिजली को पास कर रहा हो, इसको मेटल कह सकते हैं, कंडक्टर हो। तो यहाँ से जब इसके इस सरफेस पे ये पड़ेगी तो फिर आपको अगर आप दूसरे साइड पे खड़े होंगे तो आप महसूस करेंगे कि ये इससे पास हो रहे हैं। अगर सिंपल आप ले लें तो रोशनी को आप देखें विंडोज के थ्रू पास होती है। Yes, sir. Similarly, when the electric line outwards falling on any conductor surface, then it will pass through the surface and you will observe on the other side. Yes. So it means that the passage of electric line of force through any surface, through any which electric line of force through any surface placed perpendicular to it is known as electric flux. मैथमेटिकली हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? फ्लक्स को हम इस निशान से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई। Yes, sir. और इसको हम कहते हैं E डॉट dA। E dot NdA, N is the unit vector of the area। Yes. अगर हम इस एरिया को रखते हैं तो इसका नॉर्मल वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा। जैसे मैं इस पॉइंट को उठाता हूँ, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस पे पड़ती है, यहाँ पे मैंने चार्ज रखा है। अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस पे पड़ेगी तो इसका जो नॉर्मल होगा वो इस डायरेक्शन से होगा, इस डायरेक्शन। यस सर। जैसे ये मार्कर है, नॉर्मल इसका ऐसे होगा, यहाँ से कोई चार्ज पड़ा है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस पे पड़ रहे हैं। यस सर। और इसका जो नॉर्मल है सरफेस का, यस सर। ये इस डायरेक्शन में होगा। अब लोग आप ये बताएं कि एरिया वेक्टर है कि स्केलर है? Area. हाँ, स्केलर तो फिर इसका यूनिट वेक्टर हम क्यों लेते हैं? कैसे स्केलर है? क्योंकि area को तो direction एरिया का डायरेक्शन नहीं होता। magnitude मंगवाई तो नहीं, लास्ट मुख तरफ तरह का शायद तरफ movement. डायरेक्शन इस तक है। Yes. अगर आप लोग कहेंगे इस हाथ का जो सही सिमत है वो हमारी तरफ है, अब अगर मैं ऐसे रख दूं तो फिर आप क्या कहेंगे? ये हाथ उल्टा है ना? Yes, sir. तो एरिया का भी इसी तरह है कि एरिया जब आप रखते हैं तो उसका एक नॉर्मल होगा। इस सरफेस का नॉर्मल इस तरफ है, इस सरफेस का नॉर्मल अवे फ्रॉम द सरफेस होगा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो अवे फ्रॉम द सरफेस होगा, तो इसका ये डायरेक्शन होगा। तो इसलिए एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आप याद रखें, वॉल्यूम स्केलर है, स्केलर
डिस्टेंस स्केलर है, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। वॉल्यूम कैसा स्केलर है? आप एक बार लेते हैं, अब जब इसमें हवा भरते हैं फिर किस डायरेक्शन में बढ़ता है? ऑल डायरेक्शन में। तो वॉल्यूम बढ़ता है ना। यस सर। तो इसका तो कोई खास डायरेक्शन नहीं होता कि वो सिर्फ हम कह रहे कि मशरिक की तरफ बढ़ रहा है या मगरिब की तरफ बढ़ रहा है या ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, नीचे बाकी हिस्से नहीं बढ़ रहे। तो वॉल्यूम स्केलर है। स्केलर है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस तो अब अगर आपने कहा कि मैंने 5 किलोमीटर तय किया तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। क्या लोग कहें कि मैंने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 घंटों में, तो इसका तो ये पता नहीं कि आप मशरिक की तरफ गए हैं मगरिब की तरफ गए हैं, तो इसलिए उसको डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन अगर आप साथ में ये कहें कि मैंने 5 किलोमीटर डिस्टेंस 5 घंटों में तय किया मशरिक की तरफ, तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। हाँ, तो वेक्टर के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और स्केलर के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। ये चीजें याद रखना। हाँ, तो आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ। अब इसमें 3 केसेस आते हैं। एक तो ये सिंपल केस है कि अगर मैंने यहाँ पे लाइट लगाई तो वो रोशनी दे रहा है, अब रोशनी तो हर डायरेक्शन में बढ़ रही है, या वो लाइट लगी है या दरमियान में लगा है, तो ये तो नहीं होगा कि उस तरफ तारीकी होगी इस तरफ रोशनी होगी, हर तरफ भी बढ़ रहा है। तो मैं अगर इसके सामने कोई प्लेट रख दूं सरफेस, तो फिर इससे लाइट पास होगी, ये ऐसे है इसके सामने। अब अगर मैं इसको क्योंकि जब ये ऐसा है तो इस के दरमियान ये एंगल है DA और E के दरमियान, तो यहाँ पे जो E आ रहा है ये हो गया E, इसका जो नॉर्मल है तो दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा? 180। जब ये हुआ E और ये हुआ N, तो दोनों के दरमियान कितना एंगल होगा? 180 कैसे हुआ? ये हुआ ना, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरे साइड पे अब जाए, आप देखिए तो इससे गुजर रहा है ना, तो अब दोनों के दरमियान थीटा हमारे पास 0 हुआ। तो अगर आप इसका ये डॉट प्रोडक्ट हटाएं, 2 प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास, एक डॉट एंड क्रॉस, तो चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये हमारे पास हो जाएगा ऐसे, ये हम लिखते हैं सिंपल ए, हाँ, तो ये हो जाएगा ये, और यहाँ पे cos थीटा, अब थीटा चूंकि 0 है तो हमारे पास ये आ गया ये वैल्यू फ्लक्स, ये फ्लक्स 1 हुआ पहला केस। अब अगर इस सरफेस, अब ये तो ऐसे पड़ा था, अगर इसको मैं ऐसे रख दूं तो फिर इसका नॉर्मल इनटू द बोर्ड हो जाएगा, तो थीटा, अब ये एक ऐसे हुआ कि फील्ड तो ऐसे जा रहा है और ये इनटू द बोर्ड जा रहा है, ये ऐसे हुआ मतलब इनटू द बोर्ड, और ये तो कितना एंगल आ रहा है? 90, जब थीटा 90 होता है तो +2 कितना आएगा? हाँ, फील्ड किसी डायरेक्शन में जा रहा है, पहले तो मैंने ऐसे रखा था, अब जब मैं ऐसे रखता हूँ तो ऐसे लाइन पास होगी, अगर
ये हमारे पास पाई 2 हुआ, तो ये 0 बन जाएगा। पाई थीटा 9। पहले तो मैंने ऐसे रखा था, फिर मैंने ऐसे रखा, अब मैं एक और टर्म दे रहा हूं, ऐसे रख रहा हूं। सर फिर भी वही तो फिर भी- सरफेस जो पहले मैंने रखा था ना, ये वाला सरफेस मैंने रखा था, ये वाला, इस पहला मैंने इसका नाम लिया था। इसको मैं 2 मरतबा रोटेट करता हूं तो ऐसे बन जाता है, तो ये 180 डिग्री के साथ इसका रिफ्लेक्शन हुआ। ये वाला अब मेरी तरफ हो गया। यस सर। तो अब देखिए अब क्या होता है जब थीटा 180 हो, तो cos 180 किसके बराबर होता है? असल में फ्लक्स इसको नहीं कहते हैं कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन से पास होता, फ्लक्स नेट फ्लो को कहते हैं। अब मैं एक सरफेस बनाता हूं, ये अब यहाँ पे भी चार्जेस पड़े हैं, यहाँ पे भी चार्जेस पड़े हैं। इस डायरेक्शन से इससे 5 पास हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन से 10 या 11 पास होता आ रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं। अब डिफरेंस ये है, इसको नेट फ्लो कहते हैं। तो वायर में ये तो यहाँ पे सरफेस हम रखते हैं, तो इसलिए आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आप किसी कंडक्टर वायर को लेते हैं, ये आपका वायर बिजली का तार जानते हैं? यस सर। अब इसमें इसको आपने कनेक्ट किया है बैटरी के साथ, तो यहाँ से क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो करेंगे, कन्वेंशनल करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और करंट कहते हैं द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो मतलब है कि यहाँ से चार्जेस मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। यस सर। अब यहाँ पे क्योंकि ये तो पॉजिटिव एटम में 2 किस्म के चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज। तो करंट भी हमारे पास 2 किस्म के हैं, एक को हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं और एक को इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। कन्वेंशनल करंट उसको कहते हैं जब हम न्यूक्लियाई को कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस को। सर पॉजिटिव की वजह से करंट होता है। मैंने बताया कि हमारे पास 2 किस्म की थ्योरीज हैं। अब ये अल्लाह ही जानता है कि करंट किस चीज की वजह से होता है, लेकिन अब कोई चूंकि हम तो देख नहीं सकते चार्जेस को, तो अंदर आप नहीं देख सकते तार के अंदर, तो हम एक ज़हन में एक खाका बनाते हैं। जैसे बंदा घर बनाना चाहता है तो पहले बैठ जाता है कि यार मेरे पास तो 80 लाख रुपए हैं, अब मैं घर बनाऊं तो ज़हन में कि यहाँ पे एक कमरा होगा, वहाँ पे कमरा होगा, एक मॉडल बनाता है, फिर मॉडल पे अमल करता है। अब अगर उसी बजट में आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर मॉडल को थोड़ा कम कर देते हैं। इसी तरह जब ये बिजली तार से पास होती थी तो लोगों ने एक ज़हन में एक खाका बनाया। इब्तिदा में लोगों ने यह खाका बनाया कि जो एनर्जी है ट्रांसफर हो रही है पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। तो उनका ये थ्योरी एक खास मुद्दत तक चलता रहा, लेकिन बाद में दूसरे सेंटेंस आए कि नहीं, ये वो गलत कह रहा है, ये तो नेगेटिव चार्जेस की वजह से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। तो दूसरी थ्योरी आ गई। तो इसलिए एक को कन्वेंशनल मींस रिवायती, जो पहले लोगों ने कहा, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो उन बातों को छोड़ें, अपने ही टॉपिक पे आ जाए। अब चूंकि हमने तो फ्लो ही देखना है, वो नेगेटिव की तरफ से हो या पॉजिटिव की तरफ से हो, लेकिन चार्जेस का फ्लो हमने देखा। तो यहाँ पे मैं एक बंदा खड़ा करता हूँ और उसे कहता हूँ कि गिनो कितने बंदे या कितने चार्जेस इससे इस डायरेक्शन में पास हो रहे हैं 5 मिनट में, और कितने उधर से इधर आ रहे हैं। जैसे
अगर मैं किसी को कह दूं कि गेट पे खड़े हो जाओ और गिनो कि कितने एंटर हो रहे हैं और कितने बाहर जा रहे हैं, तो उसने कहा कि इस डायरेक्शन में जो आ रहे हैं वो 5 है, जो बाहर से आ रहे हैं वो 11 है, तो जो नेट फ्लो आया अंदर लोग ज्यादा हो गए। यस सर, यस सर। तो इसी को फ्लक्स कहते हैं। जब किसी भी एरिया किसी भी दरवाजे से कोई बंदे दाखिल भी हो रहे हैं और जा भी रहे हैं, तो जो इसका बकाया आ जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि हम लोग अंदर ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो नेट से ही पता चलेगा। यस। तो फ्लक्स किसको कहते हैं? तो इसलिए जब हम किसी सरफेस को 180 डिग्री के साथ रोटेट करते हैं तो इसका नॉर्मल इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अब नॉर्मल और ई के दरमियान एंगल हो गया ये 180। जब 180 हो जाता है तो फिर कार्बन 80 किसके बराबर होता है? ये -1 के बराबर होता है। यस सर। जब -1 के बराबर होता है तो फ्लक्स आ जाएगा -E, तो ये हो गया सबसे मिनिमम वैल्यू, नेगेटिव में चला गया। ये हो गया 0 वैल्यू, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। तो फ्लक्स हमारे पास इसकी 3 वैल्यूज होंगी फ्लक्स की। एक हो जाएगी माइनस या मिनिमम वैल्यू, दूसरी हो जाएगी 0, तीसरी हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। अब कुछ समझ आया? यस सर। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यस सर। जब भी कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसी भी सरफेस से पास हो रहे हो तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैथमेटिकली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसी फार्मूले से। ये n हमें एरिया का डायरेक्शन के बारे में बता रहा है जो कि अवे फ्रॉम यू। यस सर। अब ये डॉट प्रोडक्ट तो आप लोगों को पता है, जब डॉट प्रोडक्ट आ जाए तो cos थीटा आ जाएगा। अब थीटा इसका मतलब है कि प्लस थीटा भी डिपेंड कर रहा है कि अगर थीटा 0 हो तो हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स आएगा, अगर थीटा 90 हो तो फिर 0 फ्लक्स होगा, और अगर 180 हो तो फिर माइनस या मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। दीज आर 3 केसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या यूनिट है? करंट एम्पायर, इलेक्ट्रिक एम्पायर। यहाँ पे देखें, जब आप यूनिट भूल जाते हैं ना तो फिर इक्वेशन लिखें। K तो कांस्टेंट है 1 more 4 5 चला रहा है, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे ऊपर क्या है? Q by R square। तो Q का कॉलम हुआ और अब ये दूसरा भी है ना, F is equal to QE। अगर वो भूल जाते हैं तो ये वाला याद रखें। तो ये न्यूटन पर कॉलम हुआ। तो जब भी आप यूनिट भूल जाते हैं तो इक्वेशन में जाया करें, तो वहां से इजीली ये 2 किस्म के यूनिट हम यूज करते हैं। अब ये तो हो गया